गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आई एम पायल, योर साइंस टीचर। आई होप आप सभी बच्चे घर पे अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे एंड अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर भी आपका फिजिक्स पार्ट से ही है। हमने जो लास्ट चैप्टर किया था चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपका फिजिक्स पार्ट से था। इससे पहले हम आपके 2 चैप्टर केमिस्ट्री के कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। ना इसके बाद हमने फिजिक्स पार्ट स्टार्ट किया था जिसका पहले हमने चैप्टर 12 किया जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चैप्टर 14 करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो तो फटाफट से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज प्रोसेस इज कंजर्व्ड। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि एनर्जी का जो चेंज होता है, चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस, कंजर्व्ड मतलब सेम रहता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली वी कैन से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये सेम रहती है, कंजर्व्ड रहती है। वाई देन do we hear so much about the energy crisis? If energy can neither be created nor destroyed, we should have no worries. We should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है कि एनर्जी को ना हम बना सकते ना हम ख़त्म कर सकते तो हमें टेंशन क्यों होती है? ऐसा क्यों सुनते हैं हम कि पानी ख़त्म हो जाएगा, एक दिन एनर्जी के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे अगर आप लोग यूँ ही एनर्जी का यूज़ करते रहे। इलेक्ट्रिसिटी घर वाले बोलते हैं ना, कभी फ़ैन बंद करो, लाइट बंद करो, फालतू इलेक्ट्रिसिटी मत यूज़ करो, फालतू पानी मत यूज़ करो, आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम होगी। अगर वो बोल रहे हैं कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम ये टेंशन क्यों लेते हैं एनर्जी के बारे में कि ये ख़त्म हो जाएगी। दिस आइडल कैन बी सोल्ड इफ यू रिकॉल दैट व्हाट एल्स वी लर्न अबाउट एनर्जी। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन कन्वर्ट टू अनदर। हमने पढ़ा एनर्जी अलग अलग फॉर्म में आती है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉप ए प्लेट फ्रॉम ए हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड मोस्टली टू साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब देखो, जब आपने प्लेट को ऊपर से नीचे फेंका तो हुआ क्या कि जो प्लेट की पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज होगी? जब आपने नीचे फेंका तो आवाज़ आई ना, तो किस में चेंज होगी? साउंड एनर्जी में चेंज होगी। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से टकराई। इफ़ यू लाइट ए कैंडल, जब आप एक कैंडल को जलाते हो, प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। आप सबको याद होगा एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें से हीट बाहर निकलती है। सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड द लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। तो ये किस में चेंज हुई? जब आपने कैंडल को जलाया तो क्या निकलता है? आपको याद होगा, सभी ने दिवाली पे तो मोमबत्ती जलाते ही हैं सब लोग। तो जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो क्या होता है? उसका वैक्स निकलने लग जाता है और वो गर्म होती है, मतलब हीट निकल रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला? एक्सोथर्मिक एनर्जी। वट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी बर्न ए कैंडल। जब आप एक कैंडल जलाते हो तो आपको और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, बट सपोज वी कंसीडर द बर्निंग कैंडल अगेन, can we somehow put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of X? अब ये क्या बोल रहा है? देखो, हमने बोला कि जो एनर्जी चेंज है, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, वो सेम रहता है। कह रहा है बट मान लो कि आपने कैंडल को जलाया, क्या आप इकट्ठे रख सकते हो जो हीट और लाइट निकली है प्रोडक्ट के साथ? जैसे जो भी प्रोडक्ट आपका बना है, वैक्स जो है, उसमें इकट्ठे रख के क्या आप वापस भी जा सकते हो? क्या आप पूरी कैंडल भी बना सकते हो? Let us consider another example. Suppose we take 100 ml water which has a temperature of 348 Kelvin and leave it in a room where the temperature is 298 Kelvin. रूम टेम्परेचर पे आपने छोड़ दिया, एक वाटर ले लिया 100 ml के बीकर में, बट विल हैपन, क्या होगा? इज देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज कूल डाउन? अब देखो, पड़े पड़े आपने गर्म पानी रख दिया एक गिलास में, आपने 1-2 घंटे उस पानी को देखा ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया। ऑफकोर्स पड़े पड़े वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा ना। आपकी चाय पड़ी होती है, कुछ भी पड़ा होता है, बेशक से कोई कूलर पंखा एसी वहाँ कुछ भी ना चल रहा हो, स्टिल आपका पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। या कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड, कुछ भी आपने गर्म किया वो ठंडा हो जाएगा। इज एन एग्जाम्पल दैट वी कंसीडर, वी विल सी दैट एनर्जी इन द यूसेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूसेबल फॉर्म। वो क्या बोल रहा है कि किसी भी एग्जाम्पल में हम मान सकते हैं, हम जो एनर्जी देखते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी यूजेबल फॉर्म में, किससे कन्वर्ट डिसिपेट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कहाँ चल जाते हैं? सराउंडिंग्स में। जैसे पानी था, बहुत ज़्यादा गर्म करते जाते तो क्या हो जाता है? इवापोरेट नहीं हो जाता, वहाँ चला जाता है एटमोसफेयर में। हैंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज़ टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हो काम करने के लिए, आपने अगर उसका यूज़ कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन टू से, अगर मान लो पानी को मैं इवापोरेट कर रही थी, मैंने नीचे से गैस ऑन किया हुआ था, पानी हीट होता जा रहा था, तो वो कहाँ चला गया? वाटर वेपर बन के सराउंडिंग्स में चला गया, एटमोसफियर में चला गया। अब मैं उस पानी का दोबारा यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, आगे पढ़ो। बट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा सोर्स क्या है एनर्जी का? बट
can then be considered a good source of energy. We in our daily lives use energy from various sources of for doing work. काम करने के लिए अलग अलग एनर्जी के सोर्स का यूज़ कर सकते हैं. We use diesel to run our train. ट्रेन चलाने के लिए डीजल का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. स्ट्रीट लैंप आपकी लाइट जलाने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं मसल्स में. टू साइकिल टू स्कूल. स्कूल जाने के लिए आप क्या करते हो, साइकिल पे जाते हो ना, आते हो साइकिल पे स्कूल. पैडल चलाने पड़ते हैं आपको, पैरों से है ना, पैडल मारने पड़ते हैं, साइकिल्स के हैंडल पे अपना हाथ रखना पड़ता है. तो आपकी कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, मस्कुलर एनर्जी यूज़ हो रही है. आप थक जाते हो ना साइकिल चलाते जाते. अब एक्टिविटी 14.1 क्या है बच्चों, लिस्ट 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू सी दैट यू यूज़ फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वेक. जब आप उठते हो और स्कूल पहुंचते हो तब आप कौन से 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हो. फ्रॉम देयर डू वी गेट दिस डिफरेंट. ये आपको एनर्जी की फॉर्म कहाँ से मिलती है, क्या आप इनको सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, वाई और वाई नॉट, क्यों बोल सकते हो या क्यों नहीं बोल सकते. जस्ट ए मिनट. उसके बाद देखो क्या है बच्चों, द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस क्या होते हैं, घर में जो लाइट प्रेस इलेक्ट्रिक बल्ब इन चीज़ों का यूज़ करते हो. केमिकल एनर्जी खाना बनाने के लिए जो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी का यूज़ करते हो. रनिंग ए व्हीकल कहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी का सोर्स ही होगा ना. जो आप चल रहे हो या आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कहीं ना कहीं से तो आपको एनर्जी मिलती है. वी नीड टू नो हाउ डू वी सिलेक्ट द सोर्सेज नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म. अब एक्टिविटी 14.2 देखो बच्चों, कंसिडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज ए फ्यूल फॉर कुकिंग द वुड. अलग अलग ऑप्शंस देखो, जब आप खाना बना रहे हो तो आप कौन सा फ्यूल चूज करोगे. व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर व्हेन ट्राई टू कैटेगराइज समथिंग एज ए गुड फ्यूल. क्या क्या आपके दिमाग में आता है कि गुड फ्यूल क्या हो सकता है. वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इफ़ यू लिव्ड. क्या आपकी चॉइस अलग अलग हो जाएगी अगर आप फॉरेस्ट में रहते हो, रिमोट माउंटेन विलेज में, या छोटे से आइसलैंड पे रहते हो, न्यू दिल्ली में रहते हो, लिव 5 सेंचुरीज 5 सेंचुरीज पहले के हो आप. हाउ आर द फैक्टर डिफरेंट. अलग अलग केस में फैक्टर डिफरेंट कैसे होंगे. देखो, आफ्टर गोइंग थ्रू द 2 एक्टिविटीज अबव वी कैन सी दैट द पार्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सिलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर. अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करते हैं बच्चों कि आप एनर्जी का क्या सोर्स या क्या फ्यूल यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, वाइल सिलेक्टिंग ए फ्यूल, जब भी आपको किसी फ्यूल को सिलेक्ट करना है, वी वुड आस्क अवरसेल्फ द फ्लोइंग क्वेश्चन. हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए. हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग. जब ये बर्न होता है, जलता है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है. डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक. क्या ये बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है. इज इट इजीली अवेलेबल. क्या ये इजीली मिल जाता है. कैन यू थिंक ऑफ द 3 मोर रेलिवेंट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट अ फ्यूल. ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन और सोच सकते हो आप. Given the range of the fuels we have today, what are the factors which would limit our choices when it come to a particular task like cooking. जब खाना बनाने की बात आती है तो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो. Would the fuel selected also depend on the work to be done. क्या फ्यूल इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज़ वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर. क्या हम एक फ्यूल को खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को कमरे को गर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में. वी कुड देन से दैट ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन. गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, विच वे डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और वास. जो बहुत ज़्यादा काम करेगा, इजीली एक्सेसिबल, इजीली मिलेगा, इजी होगा जिसको स्टोर करके रखना और ट्रांसपोर्ट इधर से उधर लेके जाना. परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिक होगा, सस्ता होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, इजीली अवेलेबल होगा. ऑफकोर्स है बच्चों, जो आपको इजी मिल जाएगा, जिसका स्टोर आप इजी कर सकते हो, जिसको ट्रांसपोर्ट आप इजी कर सकते हो, इधर से उधर लेके इजीली जा सकते हो, वही आपके लिए गुड फ्यूल और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा. राइट. अब ये क्वेश्चन भी देखो यही है, व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें आप ये बता सकते हो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, इजीली स्टोर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इकोनॉमिकल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बच्चों, व्हाट इज ए गुड फ्यूल. गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज में क्या आएंगी. गुड फ्यूल वो होगा बच्चों जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा बर्निंग पे, कम धुआं प्रोड्यूस करेगा, कोई स्मोक या ऐश रेसिड्यू नहीं प्रोड्यूस करेगा, कन्वीनियंट होगा यूज़, जिसको इजीली आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा. जो फ्यूल के लिए जो ऊपर वाले ऑप्शन है ना, हाउ मच हीट डज रिलीज, इसमें से आएंगे. एनर्जी वाला क्वेश्चन उसके लिए जो नीचे वाले दिए हुए हैं ना, ये 4 पॉइंट, उसमें से आएंगे. अब जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इफ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड विच वुड यू यूज़. अगर आप कोई भी सोर्स का एनर्जी यूज़ कर रहे हो खाना बनाने के लिए या खाने को गर्म करने के लिए, तो कौन सा आप यूज़ करोगे. हम घरों में क्या करते हैं बच्चों, एलपीजी का यूज़ करते हैं ना. आपके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस करता बर्निंग के लिए, इजीली अवेलेबल मिल जाता है, इकोनॉमिकल है, इजीली हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आप एलपीजी लिख सकते हो. तो इसके बाद देखो बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जो ख़त्म हो जाते हैं बच्चों, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. हम 2 सोर्सेज पढ़ते हैं ना अभी तक, रिन्यूएबल जो बार बार आप यूज़ कर सकते हो, बार बार नहीं बना सको, नॉन रिन्यूएबल जिनका आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते. तो सबसे फर्स्ट पार्ट आप पढ़ने जा रहे हो फॉसिल फ्यूल्स. इन एंशिएंट टाइम वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. सबसे अच्छा सोर्स क्या था हीट एनर्जी का, वुड ही था, मतलब लकड़ी से ही हम सारा काम करते हैं. एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड वीट ऑल्सो यूज. कुछ कुछ एक्टिविटी के लिए जो बहता हुआ पानी है, ये हवा, इसका भी यूज़ करते थे. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ देयर
यूजेस, उनके कुछ यूज़ बता सकते हो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। जो आपने कोयले का यूज़ किया है एनर्जी के सोर्स के रूप में, उसी वजह से इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हुई है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है ना, अलग अलग चीज़ों की इंडस्ट्री फैक्ट्री सेट होती जा रही है, इससे हमें क्या मिल रहा है, लग्जरियस लाइफ तो मिल रही है। इट हैज़ ऑल्सो कास्ट द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रमेंडियस रेट। ट्रमेंडियस रेट क्या होता है बच्चों, बहुत बड़े पैमाने पे अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही है, तो हमें एनर्जी के सोर्स भी क्या चाहिए, एनर्जी के सोर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब बड़े पैमाने पे एनर्जी चाहिए। द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वाज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल्स। कहाँ से मिलती है, फॉसिल फ्यूल से, कोयला हो गया एंड पेट्रोल हो गया। अवर टेक्नोलॉजीज वर ऑल्सो डेवलप फॉर यूजिंग दिस एनर्जी रिसोर्सेज, बट दिस फ्यूल्स वर फाउंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो एंड देर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स। इनकी बहुत क्या है, लिमिटेड है, ये बहुत साल, बहुत हजारों साल, मिलियन साल पहले बने थे और बहुत लिमिटेड है। द फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो वी नीड टू कंजर्व दैम। इनको आप बार बार नहीं बना सकते, ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको हमें बचा के रखना चाहिए। इफ़ वी आर कंटिन्यू कंज्यूमिंग दिस सोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। अगर हम इसी तरह से इन सोर्सेज का कंटिन्यूटी यूज़ करते रहे तो ये सोर्स एक दिन खत्म हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड। इसको बचाने के लिए हमें कुछ और सोर्स का एनर्जी यूज़ करना चाहिए। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन हम क्या करें, हम बहुत लंबे टाइम से हमारी बहुत सारी नीड्स के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम किस पे डिपेंड है, कोयले और पेट्रोल, इन पे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चों, नुकसान। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, फायदा भी नुकसान भी। सिमिलरली क्या है, इसके एडवांटेजेस तो हैं बट डिसएडवांटेज नुकसान भी है। वी लर्न इन क्लास 9 अबाउट द एयर पोल्यूशन कास्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कैसे एयर पोल्यूशन होता है जब कोयला और पेट्रोल जलता है। तो क्या होता है बच्चों, ये हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं ये एटमॉस्फेयर में। फिर जो ये बहुत, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इससे क्या होता है, जब रेन होती है तो ये बारिश के पानी में मिल जाती है। और कैसी रेन होती है, एसिड रेन, जिसका पीएच क्या होता है 5.6 से कम होता है। फिर जो हमारे पानी को, हमारी मिट्टी की रिसोर्सेज को अफेक्ट करती है, उनकी हेल्थ ख़राब करती है। ओके, इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ग्लोबल वार्मिंग करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना जो ओजोन लेयर है वो हमारी डिप्लीशन हो रही है। सुना होगा ओजोन में होल हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन क्या काम करती है, आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो यूवी रेज से आपकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, जो सन से आ रही है, ठीक है। द पोल्यूशन कास्ड बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल कैन बी somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding। क्या करें, हमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करनी चाहिए जिससे इनके जलने से जो भी धुआं प्रोड्यूस होता है या जो भी गंदी गंदी गैसेज एटमॉस्फेयर में निकलती है उनको बचा सको, उनको मतलब एटमॉस्फेयर में जाने से रोक सको। बिसाइड बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेज इन गैस स्टोव एंड व्हीकल, डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बड़े फ्यूल है जो आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हो। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी what goes into producing our favorite form of energy। अब आगे एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, देखो एक टेबल टेनिस की बॉल लो, उसमें 3 स्लिट्स बना लो उसकी छोटे छोटे। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या होता है, आधा गोला। सेमी सर्कुलर फाइन्स कट कर लो मेटल शीट की इन स्लिट्स पे। Pivot the tennis ball on the axle through its center with a straight metal wire fixed to a rigid spot. Ensure that the tennis rotate freely about the axle। इस तरह से सेट करो कि टेनिस की जो बॉल है वो फ्रीली, मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, एकदम से रोटेट करनी चाहिए सही से। तो ये आगे डायग्राम बना हुआ है, आपको समझ आ जाएगा इस एक्टिविटी में आपको क्या करना चाह रहे हैं। नाउ कनेक्ट साइकिल डायनेमो टू दिस। डायनेमो ऐड करो। साइकिल डायनेमो क्या होता है बच्चों, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कनेक्ट बल्ब इन द सीरीज। इसी तरह से एक बल्ब ऐड करो। डायरेक्ट जेट ऑफ वाटर और स्टीम प्रोड्यूस इन ए प्रेशर कुकर एट द फिन्स। ये जो आपने टेनिस बॉल फिट किया है, इसको जो ये पंखे से शेप में निकल रहे हैं, इस पे जो ये फिन्स पे क्या करो, एक पाइप लगाओ जिससे आपके जो प्रेशर कुकर से क्या आ सके, डायरेक्ट पानी या स्टीम आ सके। बट डू आप क्या देखोगे, देखो फिगर 14.2 में क्या बना हुआ है बच्चों, एक प्रेशर कुकर रखा हुआ है, उससे जो स्टीम निकल रही है, जो सीटी होती है ना ऊपर सीट लगी होती है, वहाँ स्टीम लगाती है, वहाँ एक पाइप लगा दी जो टेनिस बॉल फिट है मेटल शीट पे वहाँ जा रही है। फिर उसके ब्लेड्स जो घूमेंगे, उसके बाद डायनामो क्या करेगा, ये बच्चों आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आगे जो बल्ब लगा हुआ है वो क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। दिस इज अवर टरबाइन, ये हमारा टरबाइन सिस्टम है। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उसके लिए। द सिंपलेस्ट टरबाइन है वन मूविंग पार्ट, इनका एक मूविंग पार्ट होता है, एक रोटर ब्लेड असेंबली होती है।
मूविंग फ्लूइड जो ये आपका पानी आ रहा है, ये जो स्टीम आ रही है, एक्ट करता है ब्लेड्स पे, स्पिन देम, उनको घुमाने के लिए और एनर्जी देने के लिए रोटर को। दस वी से दैट बेसिकली वी नीड टू, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें पंखे को घुमाना है, जो रोटर ब्लेड है उसको घुमाना है विथ स्पीड विच वू टर्न द, इतनी स्पीड के साथ जो क्या करे, जो शाफ्ट है, जो डायनमो है, उसके शाफ्ट को घुमाए और मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज बिकम, आज के टाइम में जो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो अलग अलग तरीके हैं जिनमें हम ये कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं अलग अलग क्या क्या आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है। वी विल सर्व हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस टू रन द टरबाइन, क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप टरबाइन को घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो इस सेक्शन में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों थर्मल पावर प्लांट। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है, विच फर्दर जो क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमाते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मोर एफिशिएंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। वो कह रहे हैं मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फायदेमंद है कि इसकी बजाय कोयले और पेट्रोल को कहीं लेके जाना इधर से उधर। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट आर सेटअप, हम कहाँ सेट कर देते हैं, जहाँ पे कोयला और पेट्रोल हो ना, उसके फील्ड के, उनके खेतों के पास ही सेट कर देते हैं। क्यों? ताकि आपको ट्रांसपोर्ट ना करनी पड़े, लेके ना जाना पड़े, उसके पास ही सेटअप सेट कर देते हैं। क्योंकि आपको जब पानी को गर्म करना है, आपको स्टीम निकालनी है, आपको कोयला और पेट्रोल तो चाहिए। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न्ट, क्यों यूज़ करते हैं हम ये थर्मल क्यों यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ फ्यूल, कुछ ना कुछ ईंधन तो जलाना ही पड़ता है ना, अगर हमें हीट गर्म प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, विच इज़ कन्वर्टेड, फिर हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो से क्या मतलब समझते हो आप, पानी। अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वाज द काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है, कोई भी चीज़ चल रही होती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आप क्या बोलते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। या फिर पोटेंशियल एनर्जी, वाटर एक, अगर एक वाटर एक हाइट पे रुका हुआ है, उसकी क्या एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों mgh। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, जो गिर रहा है पानी उसको किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल विच कुड बी यूज एज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बहुत कम ही वाटरफॉल है जहाँ ऊपर से नीचे पानी आ रहा है और जिनका आप यूज़ कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट किसके साथ जुड़े हुए हैं, डैम्स, हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इन द लास्ट सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ डैम वर बिल्ट, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर 14.1 से हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 जो आपकी जो एनर्जी है ये कहाँ से पूरी हो रही है हमारी रिक्वायरमेंट, हाइड्रो पावर प्लांट से, जो हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे। ये दिखाया हुआ है बच्चों, देखो हाइड्रो पावर प्लांट को जो येलो वाला पोर्शन दिखाया है ना, क्वार्टर दिखाया हुआ है कि इससे। बाकी बहुत ज़्यादा देखो इस फिगर में क्या है, कोयला, रेड सबसे ज़्यादा रेड क्या है, कोयला है ना, उसके बाद पेट्रोल से भी बहुत कम है, फिर हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर से तो थोड़ी सी है, विंड से भी बिल्कुल थोड़ी सी है। ये आपको दिखाया हुआ है कि इस एनर्जी के सोर्स से कितनी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है। इसके बाद देखो ये अब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिखाया हुआ आगे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाई रेज डैम्स आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं रिवर साइड पे, जहाँ पे आसपास रिवर हो, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर। हम वाटर को कहाँ इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े रिजर्वियर में इकट्ठा कर लेते हैं। द वाटर का लेवल जो होता है राइज होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है बहते हुए पानी की, किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड, हम किसके थ्रू लेके आते हैं, पाइप्स के थ्रू पानी लेके आते हैं टू द टरबाइन तक। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, पाइप्स के थ्रू आप क्या करते हो, पाइप्स के थ्रू ये पानी लेके आए कहाँ तक, टरबाइन तक, ठीक है। उसके बाद है एट द बॉटम, डैम के बॉटम में, सिंस द वाटर इन द रिजर्वर वुड बी रीफिल्ड, हमें हर बार पानी को क्या करना पड़ता है, रीफिल्ड, मतलब कि दोबारा आपको फिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि जब जब बारिश होगी बार बार पानी के रिजर्वर क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बारिश तो होती रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि बारिश होनी बंद हो जाएगी। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम हैव सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड, लेकिन बड़े बड़े डैम्स को बनाना, उनकी कंस्ट्रक्शन करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों बच्चों, द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस पे डैम बना सकते हैं, हिली टेरेंस पे, जहाँ आसपास क्या हो, पहाड़ हो, रिवर हो, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस एज दे गेट सब। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जिनकी भी वहाँ ज़मीनें थी, जो भी एग्रीकल्चर था या फिर कुछ लोग वहाँ पे रह रहे थे, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सब उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। लार्ज इको सिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स। अब जो जहाँ भी जो जंगली जानवर या कोई भी रह रहा था, कि कोई भी प्राणी रह रहे थे, उन सबको वहाँ से क्या करना पड़ेगा बच्चों, हटना पड़ेगा, अगर वहाँ पे क्या करना है, डैम बनाना है। द वेजिटेशन which is submerged roads under anaerobic condition and give rise to large amount of methane which is also क्या, ग्रीन हाउस गैस। मीथेन कौन सी गैस होती है बच्चों, CH4,
ठीक है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ये भी एक जो वेजिटेशन है, कुछ भी अगर आपने उगाया हुआ है वहाँ पे फल सब्जियाँ, वो सब भी क्या होगा, खत्म होगा वहाँ से। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेस पीपल। इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ जो लोग रहते हैं आपको उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कहीं और पे सेटल करना पड़ेगा, राइट। Opposition to the construction of Tehri Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river Narbada are due to, ये भी क्या है, इसी तरह की सच प्रॉब्लम है जो आपने टेहरी डैम बनाया था रिवर गंगा के पास, और सरदार सरोवर का जो प्रोजेक्ट बनाया गया था रिवर नर्मदा के पास, इन्होंने भी क्या किया था, ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्योंकि वहाँ आसपास के जो लोग रहते थे, देखो आप नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते बच्चों, इतनी सारी जगह पे तो डैम बना दिया, कभी भी अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, पानी का लेवल अप हो गया, तो एकदम से क्या हो जाएगा, वो सारे तो बह जाएंगे ना, पानी में ही बह जाएंगे वो सब लोग, तो इसलिए वो हम नहीं बना सकते, वहाँ पे उनका रहने का रिहेबिलिटेशन नहीं बना सकते। अब देखो आगे क्या देखो, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग, अब जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आया आपका बायोमास। अब हम पढ़ेंगे बायोमास क्या होता है। वी मेंशन्ड अर्लियर दैट वुड हैज़ बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, लंबे टाइम से आप लकड़ी का यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू कैन एंश्योर दैट इनफ ट्रीज आर प्लांटेड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी एज्यूड, तो हमें लकड़ी बहुत सारी मिल सकती है। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ काउ डंग, क्या होता है, गाय का गोबर यूज़ करते हैं ना हम फ्यूल के लिए। गिवन द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, दिस कैन ऑल्सो एज्योर एज ए स्टडी, ये भी अच्छा फ्यूल है। सिंस दिस फ्यूल्स आर प्लांट, ये आपको किससे मिलते हैं, प्लांट से लकड़ी मिल रही है, एनिमल से काउ डंग मिल रहा है, इसलिए इनको आप क्या बोलते हो, इन फ्यूल के सोर्सेज को आप प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट बोलते हो। बायोमास बोला जाता है क्योंकि आपको प्लांट और एनिमल से मिल रहा है। दिस फ्यूल हावर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, लेकिन जब आप इनको गर्म करते हो ना बच्चों, आपको ज़्यादा हीट नहीं मिलती, ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती, और लो टू स्मोक वॉज गिवन आउट, जब ये जलते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस फ्यूल, इन फ्यूल्स की एफिशिएंसी को, योग्यता को बढ़ाना वो जरूरी है, नेसेसरी है। व्हेन वुड इज बर्न, जब आपकी लकड़ी जलती है, एक लिमिटेड सप्लाई, मतलब जब एक ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट, वोलेटाइल क्या होता है, जो जल्दी उड़ जाते हैं, वो रिमूव्ड हो जाते हैं, एंड चारकोल, नीचे क्या रह जाता है, चारकोल रह जाता है, रेसिड्यू होता है, जो चीज़ बच जाती है। चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स, चारकोल जलता है तो ज़्यादा लपटें नहीं होती उसकी, इस कंपेरेटिवली स्मोक भी कम है उसका, एंड हैज़ ए हायर हीट, हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। सिमिलरली अगर मैं काउ डंग की बात करूँ, जो गाय का गोबर है, वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट, जब आप क्रॉप्स को कट कर लेते हो, या वेजिटेबल वेस्ट या सीवेज और डीकम्पोज, जो डीकम्पोज जाता है इन द ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्या देने के लिए, बायोगैस देने के लिए। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, काउ डंग है, खाद बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल काउ डंग है, इसको इसलिए हम काउ डंग, गाय के गोबर को क्या नाम दिया गया, गोबर गैस नाम दिया गया बच्चों। बायोगैस इज प्रोड्यूस इन ए प्लांट में, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, वो आपको दिखाया हुआ है। द प्लांट हैज़ ए डोम, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है, ब्रिक्स से होता है, ईंटों से बना होता है। स्लरी होती है, काउ डंग किसके साथ मिला होता है, गाय का गोबर पानी के साथ मिला होता है। मिक्सिंग टैंक में हम डालते हैं, जहाँ से ये डाइजेस्टर में डाला जाता है। डाइजेस्टर क्या है, एक सील्ड चैम्बर है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वो बिल्कुल बंद है। एनारोबिक क्या होता है बच्चों, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती डिकम्पोज करने के लिए या किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काउ डंग की जो स्लरी है उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं। ये कुछ दिन लेती है डीकम्पोजिशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, और फिर कुछ गैसेस निकालती है लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक में हम इसको स्टोर करते हैं अबव द डाइजेस्टर के ऊपर, फ्रॉम विच दे आर ड्रोन थ्रू पाइप्स फॉर यूज़, जहाँ से आप फिर पाइप्स के थ्रू क्या करते हो, बाहर उसका यूज़ कर सकते हो। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है क्योंकि एज इट कंटेन्स अप टू 75% मीथेन, इसमें क्या है, CH4 है 75%, ये बिना धुएं के जलती है, कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ती, जैसे राख वगैरह नहीं छोड़ती, जैसे आपको लकड़ी, चारकोल और कोल बर्निंग में मिल रहा था। इसकी हीटिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी देती है, हीट देती है, जो आपको चाहिए। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। जो स्लरी आपके पीछे जो बच जाती है उसको आप धीरे धीरे पीरियोडिकली होते धीरे धीरे रिमूव करते हो, और एक्सीलेंट मैन्यूर, खाद का काम करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल प्रोवाइड ए safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. Do you think that biomass, क्या आप सोचते हो कि बायोमास एक रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का, मतलब जिसका आप बार बार यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है, वाइंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्लास 9th में देखा कि हाउ इनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडी बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड कासेस, किस वजह से, जैसे ये मूवमेंट होती है हवा की, और जो विंड, आपने जो विंड बिल लगाई होती है, ये क्या करती है, मूव करती है, घूमती है, विंड्स, हवा बहती है, हवा चलती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज, जो काइनेटिक एनर्जी है, चलती हवा है, वो काम करने में हमारी
हेल्प करती है उसका यूज़ कर सकते हैं। दिस एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। पहले ये सिर्फ मैकेनिकल वर्क करती थी। मैकेनिकल वर्क का एग्जांपल अगर देखो बच्चों, वाटर लिफ्टिंग पंप में क्या होता था, आपको पानी बाहर निकालना होता था किससे, कुओं से, जो वेल्स होते हैं कुओं से पानी बाहर निकालना, एक मैकेनिकल वर्क था। आज के टाइम में विंड एनर्जी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए। विंड मिल एसेंशियली इस पर स्ट्रक्चर होना चाहिए किसकी तरह, जैसे एक फैन नहीं होता, फैन की 3 पंखुड़ियाँ होती है, सिमिलरली देखो वैसे स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिखा हुआ है। दैट इज इरेक्टेड एट सम, जो एक सम हाइट पे, काफ़ी हाइट पे, रिगिड स्पोर्ट, नीचे एक स्पोर्ट दिख रही है आपको उसकी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो ये गोल गोल घूमती है विंड मिल, इसी का आप यूज़ करते हो क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर की टर्बाइन को घुमाने के लिए। द आउटपुट ऑफ ए सिंगल विंड मिल इज क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेज। जैसे एक ही विंड मिल लगा दिया आपने, जैसे एक ही 3 पंखुड़ियाँ लगा दी, तो ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी बच्चों, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करेगी, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, इसका आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नंबर ऑफ मिडफुल आर इलेक्ट्रिक, हम क्या करते हैं एक बड़े से एरिया पे बहुत सारी इकट्ठी लगा देते हैं, जिसको विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं, जहाँ बहुत सारी विंड मिल लगी होती है। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इज इन ए फार्म कपल टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए कमर्शियल स्केल। फिर हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी का आउटपुट ज़्यादा मिलेगा ना, हमने बहुत सारे इकट्ठे लगा दिए। अगर आपने बहुत सारे इकट्ठे लगा दिए तो सारा एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। विंड एनर्जी इज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, एफिशिएंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। इट रिक्वायर्स नो, इस पे ऊपर बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसके कुछ नुकसान भी है विंड एनर्जी को यूज़ करने के लिए। फर्स्टली वाइंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर वाइंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द, पूरे साल में जहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं आप वहीं पे ये सेटअप लगा सकते हो विंड एनर्जी का। द वाइंड स्पीड शुड ऑल्सो भी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। रिक्वायर्ड स्पीड जो आपको चाहिए एक टरबाइन को घुमाने के लिए 15 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से होनी चाहिए। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कई बार हवा नहीं चल रही, मतलब मौसम सही नहीं है, हवा नहीं है, तो आपको उसको स्टोरेज चल चाहिए जिससे आप हवा चला सको और विंड मिल को चला सको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। आपको क्या चाहिए होता है, अगर आपको बहुत सारे विंड मिल्स लगाने हैं, आपको एक कमर्शियल सोर्स की तरह एनर्जी का यूज़ करना है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत बड़ा फार्म चाहिए आपको खाली। फॉर 1 मेगावाट जनरेटर, मेगा होता है 10⁻⁶ बच्चों, W फॉर वोट, 1 मेगावाट का जनरेटर लगाना है। फॉर्म को कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड चाहिए, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड चाहिए, आपको इतने विंड मिल लगाने पड़ेंगे। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म, एक बार कॉस्ट जो इसको लगाने का सेटअप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द वेजरीज ऑफ नेचर लाइक रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, दे नीड ए हाई लेवल ऑफ मेंटेन। इनको बचा के भी रखना पड़ता है, जैसे कभी बाढ़ आ गई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तूफान आ गया, इनके से क्या होता है, इनको मेंटेन करके संभाल रखना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये जलते हैं तो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम क्यों देख रहे हैं, अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम क्यों देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है ना वो लिमिटेड है, वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमें उसके बाद कहाँ से मिलेगा, उनके उनके जो रिजर्वियर्स में वो जितने पड़े हैं वो लिमिटेड सप्लाई है उनकी, वो एक लेवल के बाद ख़त्म हो जाएंगे। हाउ एज द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी हैज़ बिन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे ईजी होने के लिए, हमारे लिए ईजी हो जाए कि हम कैसे उसके मॉडिफाइड होते हैं, चेंज कर सकते हैं। विंड एनर्जी वाज ट्रेडिशनली यूज्ड, जो विंड एनर्जी थी हम उसका पहले यूज़ करते थे पानी को लिफ्ट करने के लिए, है ना, लेकिन आजकल आप किसका यूज़ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना आजकल तो हम। और जो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है पानी की, उसका भी आप क्या करते हैं, हम उससे भी क्या बना रहे हैं, हम एक डैम के थ्रू कनेक्ट करके आप क्या बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। तो मॉडिफाइड तरीके से यूज़ कर रहे हो ना, विंड मिल का भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी ऑलमोस्ट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है हमारी 33% ऑफ रिक्वायरमेंट्स को आपकी क्या करता है, फुलफिल करता है। ओके, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल एनर्जी, ये सब चीज़ें, इन सब से आपको हीट एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको एनर्जी मिल रही है। हमें अब पढ़ते थे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा फ्यूल क्या है, अच्छा व्हाट इज़ ए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड सोर्स क्या है फ्यूल का, या गुड एनर्जी सोर्स क्या है। देखो जो अच्छे से हमें हीट दे, इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली स्टोर करना हो, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, कम से कम धुआं प्रोड्यूस करे, कम से कम ऐश प्रोड्यूस करे, कम से कम राख प्रोड्यूस करे, ये सब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड फ्यूल की आप रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। होप सो 2 वीडियोस में ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको 3 क्वेश्चन ही हैं, 3 क्वेश्चन पीछे आए थे, 6 क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करने हैं और यहाँ तक ये चैप्टर रीड आउट करना है। अगर किसी को कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता देन वो मेरे से डाउट ले सकता है। ओके बच्चों।